अभी यहाँ पर भाजपा जिला कार्यालय पर विभाजन की विभीषिका विषय को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ है। मैं उसमें प्रवास पर आया हुआ हूँ। आज 14 अगस्त हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी का दिन है। इसको हम काले दिवस के रूप में कह सकते हैं कि जब हमारे देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, और उससे पहले ये व्यवस्था दी गई थी कि 14 अगस्त को भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान के रूप में अलग देश बनाया जाए। मुस्लिम बहुल आबादी पाकिस्तान में, हिंदू बहुल आबादी हिंदुस्तान में रहे, और वो 14 अगस्त और 15 अगस्त से पहले जहाँ जो नागरिक बसना चाहता है वहाँ पर चला जाए। लेकिन मैं इसको दुर्भाग्य कहूँगा कि भारत के हिस्से में आने वाले जितने भी मुस्लिम भाई थे, हमने उनको सही सहिष्णुता दिखाते हुए अपने देश में उनको शरण दी। उनके साथ किसी प्रकार का कोई गलत व्यवहार नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान के लोगों ने, वहाँ के नेताओं ने, वहाँ के गुंडे बदमाश मवालियों ने हमारे भारतीय जो शरणार्थी थे, रिफ्यूजी थे, उनके साथ इतना क्रूर अत्याचार किया कि ये पूरे विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा मानव ट्रांसफ़र था। लगभग लाखों लोगों की इसमें जान गई, और जान भी इस क्रूरता से ली गई कि हमारे गरीब हिंदू लोगों की बहू बेटियों को, जवान बच्चियों को उनसे छीन लिया गया। जिस किसी ने विरोध किया तो उसकी गर्दन काट दी गई, उसके हाथ पैर काट दिए गए, उसकी हत्या कर दी गई, और कई परिवारों को अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी जवान बेटियों को, अपनी बहू को स्वयं अपने हाथों से उनकी हत्या करके और पाकिस्तान छोड़कर भारत आना पड़ा। और पाकिस्तानियों ने भारतीय लोगों की नृशंस हत्या करके और एक ट्रेन भरकर पाकिस्तान से भारत भेजी। ये बहुत ही शर्मनाक काला दिवस था। क्योंकि लंबा समय गुजर गया, उस पीढ़ी के लोग हमारे देश पे से अब रहे नहीं, तो आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, उसको स्मरण रहना चाहिए कि हम 15 अगस्त को खुशियां तो मनाते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन 15 अगस्त से एक दिन पूर्व हमारे देश के नागरिक के साथ में कितना क्रूर अत्याचार किया गया था। इसके लिए विभाजन की विभीषिका विषय लेकर हमारे पूरे राजस्थान के सभी जिला केंद्रों पर, मंडल केंद्रों पर गोष्ठियाँ चल रही है। उसके निमित्त मेरा यहाँ प्रवास है। ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ था। इसके बाद में और एक मंडल है नाचना, वहाँ पर जाने वाला है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो देखिए, देश के विकास में कुछ इस प्रकार की आवश्यकता भी होती है जहाँ पर कुछ पेड़ों को काटने की परमिशन दी जाती है, लेकिन बिना परमिशन के कोई भी पेड़ नहीं कट रहा है, एक बात। दूसरा, एक पेड़ यदि कटता है तो उसके बदले वो व्यक्ति एक पेड़ के बदले कम से कम 10 पेड़ स्वयं लगाकर उनको पोषित करके उनको बड़ा करे। तो भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को लेते हुए पूरे देश के अंदर इसी वर्ष नहीं, हर वर्ष वृक्षारोपण का कार्य करती है, वनों का संरक्षण करती है। वन कटे नहीं, इसके लिए हर घर को गैस उपलब्ध कराइए। इस वजह से आप भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ कि अब की बार हमारे राजस्थान के अंदर मानसून बहुत अच्छा शानदार रहा है, और जिस हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र को एक सूखा क्षेत्र कहते थे, उस क्षेत्र के अंदर भी वनस्पति की रक्षा हुई, पर्यावरण की सुरक्षा हुई, वनों को बढ़ावा दिया गया। इस वजह से इंद्र राजा मेहरबान रहे, अच्छी बरसात हमारे राजस्थान के अंदर हुई है। और यदि बिना अनुमति के पेड़ों को काटा जा रहा है तो वो गलत है, उसका संज्ञान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की नोटिस में डाला। लेकिन कंपनियों को ज़मीन दी जा रही है तो वो यहाँ की जनता के हित में है, मैं इसको गलत नहीं मानता। जनता की हितों के संरक्षण भी होने चाहिए। और ये जो क्षेत्र है, जो बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर बड़ी भूमि गैर उपजाऊ
और बिना किसी उपयोग में आने से पड़ी हुई है। इसलिए कोई कंपनी उसका उपयोग करके और यहाँ पर यदि अच्छा एक बिजनेस डेवलपमेंट करती है, कारखाने लगते हैं, तो चूँकि पहले से भी यहाँ पर ज़मीन से जो हम उपज पैदा करते हैं पानी के अभाव में वो कम होती है, तो इससे यदि रोज़गार के साधन खड़े होते हैं तो मैं समझता हूँ कि अच्छा रहेगा। जैसे बाड़मेर में रिफाइनरी लग रही है तो उससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा। यहाँ पर मैं ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी का स्वतंत्र निदेशक हूँ, उसके भी मैं बागेवाला और डांडेवाला हमारे 2 प्रोजेक्ट है, वहाँ भी मैं दौरा करूँगा। हमारी कंपनी भी यहाँ पर लगभग दोनों प्रोजेक्टों में मिलाकर 1000 लोगों को रोज़गार देती है और हमारा आग्रह रहता है कि जो भी कंपनी यहाँ पर अपने कारखाने लगा रही है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को उसमें रोज़गार दें। ये कलेक्टर के ऊपर एक RAS एक RTS अधिकारी विभिन्न भ्रष्टाचार के, कंपनियों के लिए मुन्नी बनने के, कंपनियों के दबाव में काम करने के तथा कंपनियों के दबाव में उनसे भी काम करवाने के आरोप लगा रही है। आपकी पार्टी सत्ता में लगी अभी तक इसके बारे में मेरी जानकारी में नहीं आया। मेरा पहला प्रवास है जैसे मेयर का, और अभी आते ही पहले कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए, फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो गए। ये चर्चा हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे विधायक जी मेरे को संज्ञान में लाएंगे, कार्यकर्ता लाएंगे, तो इसकी फिर मैं जयपुर जाकर इस पर कोई संज्ञान लूँगा। अभी मेरी नॉलेज में परिसीमन भी होना बाकी है, जिस तरीके से उचित रूप से होना बाकी है, किस तरीके से है चुनाव को लेकर और कब तक है ये चुनाव में हो सकता है? देखिए, कांग्रेस की नीति हमेशा देश को लूटने की रही है, तो उन्होंने ये सिस्टम सारा बिगाड़ा कि पूरे देश की जनता 365 दिन चुनाव में उलझी रहे। उसको देश के विकास की गलत क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं लग सके। कभी सरपंचों का चुनाव, एक 25 सरपंचों का चुनाव हो रहा है, कभी 5 पंचायत समितियों का चुनाव हो रहा है, कहीं 50 का हो रहा है। टुकड़ों में इस प्रकार से इन्होंने पंचायत राज को भी बांटा। देश के अंदर पूरे असेंबली के जो इलेक्शन है वो भी इसी प्रकार से होते हैं। आप देखते हैं कि पूरे देश के अंदर हम हमेशा चुनाव में ही रहते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, देश की जनता एक बार एक समय में हमारा सरपंच चुने, पंचायत समिति का सदस्य चुने, जिला परिषद का सदस्य चुने, प्रधान चुने, जिला प्रमुख चुने, नगर पालिका के चेयरमैन चुने, सभापति चुने, मेयर चुने। लेकिन ये एक समयबद्ध प्रक्रिया होनी चाहिए कि 10 दिन में, 15 दिन में ये प्रोसेस पूरा हो गया तो उससे जनता का समय और एक बहुत बड़ा पैसा जो फिजूल खर्च होता है वो बचेगा। तो हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पंचायत परिसीमन का काम लगभग संपूर्ण हो चुका है और कुछ ही समय में इसका नोटिफिकेशन जारी होकर ये डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद में शीघ्र पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के परिसीमन करके और इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष के प्रारंभ में पूरे राजस्थान भर के अंदर एक साथ पंचायत राज की चुनाव को कराने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि वो पारदर्शी होगी, अच्छी होगी, जनता के हित में होगी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी ये प्रयास कर रहे हैं कि लोकसभा और सभी विधानसभा के चुनाव भी एक साथ हो। छात्र संघ चुनाव पर बैन लगाने का काम किया है कांग्रेस ने। हमारे तो संगठन ही सारे छात्र संघ के रूप में रहते हैं और हम युवाओं को सबसे महत्व देते हैं। लेकिन कांग्रेस की जो दोहरी नीति है कि पहले उन्होंने वोट चोरी किए। आप बताइए कि देश का पहला प्रधानमंत्री बना सरदार पटेल को 14 वोट मिले थे और नेहरू जी को 1 वोट मिला था, और नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए, 14 वोट लेने वाला नहीं बना। तो असली वोटों की चोरी तो उन्होंने की है। लेकिन आज वो दोगला रवैया अपना रहे हैं, जहाँ फर्जी वोट लिखा रखे हैं। उन्होंने घुसपैठिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट लिखवा रखे हैं, रोहिंग्यों के वोट लिखवा रखे हैं। और उनको जब चुनाव आयोग काट रहा है फर्जी वोटों को, तो माननीय राहुल गांधी जी के बड़े पेट में दर्द हो रहा है। वो कह रहे हैं वोटों की चोरी हो गई। सच्चाई ये है कि वोटों की चोरी नहीं हुई, उनका जनाधार चोरी हो गया, जनता पे से उनका विश्वास उठ गया। इसी प्रकार से ये जो महाविद्यालयों के चुनाव हैं, इन पर रोक कांग्रेस ने ही लगाई। लेकिन जो बिगड़ा हुआ काम है वो बहुत जल्दी नहीं सुधर सकता। इस पर हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं
और इसको पटरी पर कैसे लाया जाए, इस वर्ष नहीं आएगा तो अगले वर्ष आएगा, लेकिन भाजपा राज में महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में चुनाव होंगे अवश्य। बड़ी संभावना है और 1996 से यहाँ प्रोडक्शन हमारा शुरू हुआ है। अभी 2 ब्लॉक्स है, डोडे वाला और डांडे वाला, बागे वाला और डांडे वाला। अब मैं भी कुछ ही समय पहले बना हूँ, आज मेरा वहाँ टूर है, लेकिन मैंने जैसे अधिकारियों से जानकारी ली तो अभी बड़ी मात्रा में यहाँ पर नेचुरल गैस का भंडारण किया है, उनकी माइनिंग की है और क्रूड ऑयल का, हेवी क्रूड ऑयल यहाँ पर निकलता है जिसको निकालने में काफ़ी कठिनाई आती है, लेकिन उसको भी बड़ी मात्रा में निकाल कर देश की प्रगति के विकास में लाया जा रहा है। और आगे आने वाले 1-2 साल के अंदर यहाँ पर जैसलमेर में और राजस्थान के हनुमानगढ़, श्री गंगानगर में भी इसकी मात्रा पाई गई है सर्वे में। तो राजस्थान क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और पोटास के क्षेत्र में ऑयल इंडिया कंपनी बड़े स्तर पर काम कर